हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतिबद्ध सीरीज। जैसा कि आपको पता है, हमने यहाँ पर अभी 2 लेक्चर्स कर लिए हैं। थर्ड टॉपिक जो हमारा एग्जिस्ट करता है विच इज सेपरेशन ऑफ पावर्स। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से काफी क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं। हम पीवाईक्यूज को भी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। सबसे पहला टॉपिक देखते हैं, दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर्स को हम समझ लेते हैं। जब हम सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करते हैं तो इसको कहा जाता है ट्रांसपॉलिटिका। ट्रांसपॉलिटिका की अगर बात करते हैं, उसी को एक्चुअली में इट इज एन इटालियन वर्ड जिससे हमने एक्चुअली में क्या किया है, इंस्पायर हुए हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स से। ना सेपरेशन ऑफ पावर्स कहता क्या है कि जो लेजिस्लेचर है, जो एग्जीक्यूटिव है और जो आपको यहाँ पर जुडिशरी देखने को मिलती है, इनकी कंपार्टमेंटलाइजेशन होनी चाहिए, यहाँ पर इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, राइट। सो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो फोर रनर टू ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशंस। सो आप देख सकते हैं बहुत पुराने कॉन्स्टिट्यूशंस भी अगर आप उठा के देखिए तो सेपरेशन ऑफ पावर की बात कर रखी है। इट डेट बैक्स टू मैग्ना कार्टा। तो मैग्ना कार्टा जब बनाया गया था तो उसके तहत आपको सेपरेशन ऑफ पावर्स देखने को मिलती है। की थ्योरीज की बात करते हैं, मोंटेस्क्यू इज वन ऑफ दी ऑथर्स, आप कह सकते हैं फिलोसोफर्स, बहुत पुराने फिलोसोफर हैं। उन्होंने यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर की बात करी थी 1747 की पब्लिकेशन में, दैट इज एस्पिरिट डेस लुइस, द स्पिरिट ऑफ लॉज, राइट। उसकी बुक, उनकी बुक है, उन्हीं की बुक में यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करी गई है ना। बेसिकली ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है कंसंट्रेशन ऑफ पावर एंड इट अवॉइड्स टायरनी। सो जो गवर्नमेंट है वो अथॉरिटेरियन ना बन जाए, इसलिए लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को कंपार्टमेंटलाइज करने की जरूरत है, जो कि इंटरमिक्सिंग, जिनकी इंटरमिक्सिंग ना हो, राइट। सो इट प्रिवेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ पावर। देन नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव करते हैं, व्हिच इज सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड लिबर्टी प्रोटेक्शन। नाउ अगर मोंटेस्क्यू के कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी की बात करते हैं तो लिबर्टी कैन नॉट बी सेफ गार्डेड विदाउट अ सेपरेशन ऑफ पावर। तो उन्होंने लिबर्टी और सेपरेशन ऑफ पावर को बेसिकली क्या किया है, ज्वाइन किया है। उन्होंने बोला है कि लिबर्टी हो ही नहीं सकती जब तक सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं है। सेपरेशन ऑफ पावर्स इज द बेसिक नेसेसिटी फॉर बीइंग अ लिबरल सोसाइटी। सेपरेशन ऑफ पावर इज नेसेसिटी, राइट। नाउ स्टेट ऑर्गन्स की अगर बात करते हैं तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी आपको देखने को मिलता है। फीचर्स की अगर बात करते हैं तो नॉन ओवरलैपिंग है। ऐसा जैसे कि मैंने आपको बताया, 3 कंपार्टमेंट्स बने होने चाहिए, कंपार्टमेंट्स जो है वो ओवरलैप ना करें। दूसरा नॉन इंटरफेरेंस, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट में इंटरफेयर ना करे। और तीसरा नॉन एंक्रोचमेंट, अपनी पावर्स दूसरे पे ना थोपी जाए। हम एक तरह से कहते हैं नॉन एंक्रोचमेंट, ऑर्गन्स ओनली परफॉर्म देयर डेजिग्नेटेड फंक्शंस, जो उनके फंक्शन है वही फंक्शन परफॉर्म करें, जिससे कि ना ही ओवरलैपिंग हो, ना ही कोई कॉन्ट्रडिक्शंस एग्जिस्ट करे। क्लैरिटी है, ठीक है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं पर्पस, एज आई टोल्ड यू, ये एक तरह से चेक रखता है आर्बिट्रेरी पावर पे और कंसंट्रेशन ऑफ पावर पे। क्लैरिटी है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम फंक्शनल सेपरेशन की बात करते हैं तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी में आपको क्या फंक्शनल एस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अगर हम लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करते हैं, आर्टिकल 73 के तहत आपको पैरल लॉ मेकिंग पावर देखने को मिलती है। आर्टिकल 123 में आपको ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर देखने को मिलती है। जुडिशियल पावर्स की अगर बात करते हैं तो आर्टिकल 323A और 323B किससे डील करता है, ट्रिब्यूनल से डील करता है। आर्टिकल 311 एंड आपको डिस्क्वालिफिकेशंस देखने को मिलती हैं। ऐसे ही लेजिस्लेटिव की बात करते हैं तो जुडिशियल पावर्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जुडिशियल पावर्स की क्या एग्जिस्ट करती हैं, कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर, impeachment of various constitutional bodies and disqualification under anti defection law। ऐसे ही जुडिशरी की अगर बात करते हैं तो लेजिस्लेटिव पावर्स और एग्जीक्यूटिव पावर्स इनके पास क्या एग्जिस्ट करती हैं, आर्टिकल 141 के तहत लॉ डिक्लेयर्ड बाय एससी एंड आर्टिकल 142 के तहत कंप्लीट जस्टिस कर सकते हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं सेपरेशन ऑफ पावर में भी कुछ ऐसी पावर्स हैं जो आपको ओवरलैपिंग देखने को मिलती हैं। जैसे अगर हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो इनके पास, एग्जीक्यूटिव के पास कुछ पावर्स लेजिस्लेटिव और कुछ पावर्स जुडिशियल पावर्स एग्जिस्ट करती हैं। ऐसे लेजिस्लेटिव के पास कुछ जुडिशियल पावर्स एग्जिस्ट करती हैं। ऐसे जुडिशरी के पास कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स और एग्जीक्यूटिव पावर्स डील करती हैं, राइट। ऐसे ही अगर हम कंट्रोल्स की बात करते हैं तो कंट्रोल क्या है, एग्जीक्यूटिव के पास कुछ लेजिस्लेटिव कंट्रोल्स एग्जिस्ट करते हैं, विच इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंट्रोल ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। ऐसे ही जुडिशियल कंट्रोल क्या है, अपॉइंटमेंट वीटो, राइट। ऐसे ही अगर हम लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो दो अगेन जुडिशियल कंट्रोल इनके पास क्या एग्जिस्ट करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का, चेंज द बेसिस ऑफ एडजुडिकेशन एंड जजेस इंपीचमेंट। तो जज की इंपीचमेंट भी कौन करता है, इनिशिएशन कौन करता है, इट इज द लेजिस्लेचर। मेजॉरिटी भी कहां से चाहिए, लेजिस्लेचर से ही चाहिए। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल की बात करते हैं तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको है, इट इज द लोअर हाउस ऑफ द हाउस विच इज लोकसभा। फाइनेंशियल कंट्रोल भी आपको देखने को मिलता है।
जुडिशरी की अगर बात करते हैं तो उनका एग्जीक्यूटिव कंट्रोल क्या आपको देखने को मिलता है, कंट्रोल ओवर लेजिस्लेचर, जैसे जुडिशियल रिव्यू जो कि आर्टिकल 13 के तहत आपको देखने को मिलता है, कोई भी लॉ विच इज इन वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट शैल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, राइट। सो एक जुडिशियल रिव्यू का स्कोप आपको देखने को मिलता है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यहाँ पर है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यहाँ पर इंप्लीमेंट किया गया था, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करी गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक तरह से कंट्रोल किया जाता है, तभी तो क्या कहा जाता है कि कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी ऑर्गन इतना ज्यादा पावरफुल नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि दूसरे ऑर्गन्स एक तरह से इस पे क्या रखते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस। क्लैरिटी है? ऐसे ही अगर हम बात करते हैं नीड फॉर सेपरेशन ऑफ पावर, व्हाट इज द नीड? सबसे पहला है रिस्क ऑफ कंसंट्रेटेड पावर। एज आई टोल्ड यू, ये क्या प्रिवेंट करता है? कंसंट्रेशन ऑफ पावर को प्रिवेंट करता है। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन करप्शन, नेपोटिज्म और अब्यूज ऑफ पावर को एक तरह से प्रिवेंट करता है। बेनिफिट क्या है इसके? प्रिवेंट्स ऑटोक्रेटिक रूल, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही ऑर्गन बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया है। प्रमोट्स एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन को ये प्रमोट करता है। आर्बिट्रेरी या अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को प्रिवेंट करता है, क्योंकि जुडिशरी का रोल ही ये है। और सेफ गार्ड करता है इंडिविजुअल लिबर्टी। तो अगर जुडिशरी ना हो और वो चेक्स एंड बैलेंसेस ना मेंटेन करे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पे, तो इवेंचुअली वो किसको डैमेज करेगा? वो इंडिविजुअल लिबर्टी को डैमेज करेगा। क्लैरिटी है ना? ओवरलैपिंग देख लेते हैं, ओवरलैपिंग पावर्स कैसे आपको देखने को मिलती है लेजिस्लेचर की। तो विद जुडिशरी क्या है? तो एज आई टोल्ड यू, इनके पास कुछ जुडिशियल पावर्स एग्जिस्ट करती हैं और कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स भी एग्जिस्ट करती हैं। जुडिशियल पावर्स देख लेते हैं तो इम्पीचमेंट, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं बच्चे, ओवरलैपिंग पावर्स पे काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे अगर अभी हम लेजिस्लेचर की बात करें तो उनके पास ऐसा लेजिस्लेटिव पावर्स है ही है, साइमल्टेनियस इनके पास जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव पावर्स भी कुछ एग्जिस्ट करती हैं। तो जुडिशरी की क्या पावर्स है? सबसे पहले इम्पीचमेंट और रिमूवल ऑफ जजेस कहां से इनिशिएशन होती है? लेजिस्लेचर से ही होती है। पावर टू अमेंड द लॉज, अमेंडिंग लॉज कर सकते हैं। दूसरा डिक्लेयर्ड अल्ट्रा वायर्स बाय द कोर्ट एंड रीवैलिडेटिंग इट। सो आपने बहुत सारे ऐसे केस लॉज देखे हैं जहां पर ये कहा गया था, जजमेंट में ये कहा गया था कि भाई 50% सीलिंग होनी चाहिए किनकी? रिजर्वेशन के लिए, लेकिन इसको ब्रीच करके क्या किया गया? रिजर्वेशन इन प्रमोशंस लेके आई गई, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी लेके आई गई। तो एक तरह से आप क्या कह सकते हैं कि जब जुडिशरी यहाँ पर इनवैलिड कर देता है तो उसको एक तरह से रीवैलिडेट करने के लिए किसकी जरूरत होती है? लेजिस्लेचर की जरूरत होती है। इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ इट्स प्रिविलेज इट कैन पनिश द पर्सन कंसर्न। तो आपको प्रिविलेज मोशन भी देखने को मिलता है। तो प्रिविलेज मोशन में वो बेसिकली क्या करते हैं? पनिश कर सकते हैं। अब पनिशमेंट की पावर्स एक्चुअली में तो कोर्ट के पास होती है, लेकिन ये लेजिस्लेचर के पास भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ऐसे एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात करते हैं तो हेड्स ऑफ ईच गवर्नमेंटल मिनिस्ट्रीज आर मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर। जो भी हेड होते हैं गवर्नमेंटल मिनिस्ट्रीज के, वो एक्चुअली में कहां से प्रेजेंट होते हैं? लेजिस्लेचर से ही होते हैं। थ्रू अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इट कैन डिसॉल्व द गवर्नमेंट, डिसॉल्व कर सकते हैं गवर्नमेंट को। पावर टू असेस द वर्क ऑफ द एग्जीक्यूटिव, इम्पीचमेंट प्रोसेस आपको प्रेसिडेंट का देखने को मिलता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन हुज एडवाइस द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर एक्ट्स आर द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। सो ये सारी क्या है? ये एग्जीक्यूटिव के साथ ओवरलैपिंग पावर्स आपको देखने को मिलती हैं। ऐसे ही एग्जीक्यूटिव की ओवरलैपिंग पावर्स देख लेते हैं जुडिशरी के साथ और लेजिस्लेटिव के साथ। अगर हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं जुडिशरी के साथ कैसे है? मेकिंग अपॉइंटमेंट्स फॉर की पोजीशंस, सो मेकिंग अपॉइंटमेंट्स थ्रू द ऑफिस ऑफ सीजीआई एंड अदर जजेस। पावर्स टू ग्रांट पार्डन्स, रिप्रीव, रिस्पाइट, रिमिशन, पनिशमेंट एंड सो एंड सो फोर्थ। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं जो ट्रिब्यूनल्स हैं या अदर क्वाजी जुडिशियल बॉडीज हैं व्हिच आर पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ऐसे लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करते हैं, देखो ये सब स्टैटिक है, आई डोंट थिंक सो इसको समझाने की भी जरूरत है, आप आराम से इसको रीड कर सकते हैं। यहाँ पर जो स्टैटिक में हम पढ़ते हैं उसी को हम दोबारा रीआइट्रेट कर रहे हैं, राइट। सो आप देख सकते हैं पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस, ये एक तरह से क्या बन जाती है? एग्जीक्यूटिव की लेजिस्लेटिव पावर्स, राइट। अथॉरिटी टू मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग द रिस्पेक्टिव प्रोसीजर subject to the provisions of constitution, powers under delegated legislation। so जो delegated legislation है वो भी एक तरह से क्या बन जाती है? एग्जीक्यूटिव की लेजिस्लेटिव पावर बन जाती है, राइट। ऐसे ही सिमिलरली जुडिशरी के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स और लेजिस्लेटिव पावर्स कौन कौन सी हैं? सो अंडर आर्टिकल 142 की अगर बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो फंक्शन करता है एज एन एग्जीक्यूटिव इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट द कंप्लीट जस्टिस। कंप्लीट जस्टिस लाने के लिए ये एग्जीक्यूटिव का रोल निभा सकता है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही दे रखा है। ऐसे ही विद लेजिस्लेटिव की बात करते हैं तो जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। सो आर्टिकल 13 के तहत आपको ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है जुडिशियल रिव्यू का, तो पावर टू रिव्यू द एग्जीक्यूटिव एक्शन, राइट। ऐसे ही अनअमेंडेबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर से उन्होंने क्या बोला कि भाई अगर आप अमेंडमेंट्स लेके आएंगे और वो बेसिक स्ट्रक्चर को, डॉक्ट्रिन को वायलेट कर रहा है तो वो लॉज क्या हो जाएंगे? इनवैलिडेट हो जाएंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बन जाएंगे।
Clarity है? So these are the overlapping powers of the judiciary. Now overlapping powers of the executive with judiciary and with legislature. So this we have done. I hope अब आपको समझ आ गया होगा. ये आपको रिपीट होता हुआ दिख रहा है. Just a second. हाँ जी, यहाँ से. Now next हम बात करते हैं issues with functional overlapping. तो आप देख सकते हैं अब होता क्या, इश्यूज क्या क्या क्रिएट होते हैं. सबसे पहले अनअकाउंटेबिलिटी आ जाती है. अब जहां पर भी ओवरलैपिंग होगी तो ये कहा जाएगा कि भाई ये डिपार्टमेंट तो उसका था, ये डिपार्टमेंट तो उसका था, तो ब्लेम गेम जो यहाँ पर है वो स्टार्ट हो जाएगी, तो अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी. ठीक है, तो एक तरह से अनअकाउंटेबिलिटी आपको देखने को मिलती है. लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन कौन लेगा, तो उसमें आपको ओवरलैपिंग एक तरह से अच्छी बात नहीं है. दूसरा एग्जाम्पल, जुडिशियल वर्डिक्ट्स इन 2G एंड कोल ब्लॉक स्कैम्स. Erosion of faith होता है. Reduces public trust and integrity and efficiency of the government organs. Accumulation of power आपको देखने को मिलती है जो कि अंडरमाइन करती है डेमोक्रेसी को और वीकन करती है चेक्स एंड बैलेंसेस को. एडवर्स इफेक्ट्स आपको डेवलपमेंट में देखने को मिलते हैं, तो जो स्मूथ गवर्नमेंट फंक्शनिंग है वो हिंडर होती है. एंड इट इम्पीड्स पब्लिक सर्विस एंड ओवरऑल डेवलपमेंट. राइट, सो आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि क्या इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं विद फंक्शनल ओवरलैपिंग. तो फंक्शनल ओवरलैपिंग जो हो रही है उसे आपको क्या इश्यूज देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट, चेक्स एंड बैलेंसेस कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं. सबसे पहले चेक्स एंड बैलेंसेस की अगर बात करते हैं तो इट प्रिवेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ पावर. जुडिशरी की बात करते हैं तो एक तरह से चेक्स एंड बैलेंसेस कैसे हैं, जुडिशियल रिव्यू का स्कोप देके यहाँ पर एक तरह से चेक्स एंड बैलेंसेस रख सकता है जुडिशरी किस पे, एग्जीक्यूटिव पे. दूसरा, इट कैन स्ट्राइक डाउन अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज. अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को ये स्ट्राइक डाउन कर सकता है. कैन वॉइड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, जो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं उनको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकता है. लेजिस्लेचर की अगर बात करते हैं तो ये रिव्यू कर सकता है किसका फंक्शनिंग, एग्जीक्यूटिव का फंक्शनिंग. जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन आपको देखने को मिलता है, तो एक तरह से ये एग्जीक्यूटिव पे क्या रख सकता है, चेक्स एंड बैलेंसेस रख सकता है. इट कैन ऑल्टर जजमेंट्स बेसिस विद इन कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स, जो यहाँ पर जो भी जजमेंट्स हैं उसको ऑल्टर भी कर सकता है. तो लेजिस्लेचर एक तरह से चेक रख सकता है किस पे, जुडिशरी पे. नेक्स्ट, एग्जीक्यूटिव की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इट अपॉइंट्स जुडिशियल मेंबर्स. सो एग्जीक्यूटिव की अगर बात करते हैं तो इट इज द प्रेसिडेंट हु अपॉइंट्स द सीजीआई एंड अदर जजेस. तो एक तरह से चेक्स एंड बैलेंसेस वहां पर भी क्रिएट होते हैं. तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो ये पावर्स दे रखी हैं इससे एक तरह से चेक्स एंड बैलेंसेस भी मेंटेन हो रहा है. राइट, क्लैरिटी है. नाउ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट ऑन सेपरेशन ऑफ पावर्स. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यहाँ पर केस लॉ आते हैं. सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यशवंत भारती केस, सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया था कि जो अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट है इट इज सब्जेक्ट टू बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो एनी अमेंडमेंट व्हिच वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर वुड बी कंसीडर्ड नल एंड वॉइड. ठीक है, नल एंड वॉइड उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा. इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस आपको देखने को मिलता है. जो सुप्रीम कोर्ट है इट हेल्ड दैट द एजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट इज अ जुडिशियल फंक्शन एंड द पार्लियामेंट कैन नॉट एक्सरसाइज दिस फंक्शन. तो बेसिकली यहाँ पर ये कहा गया है कोई भी अगर डिस्प्यूट हुआ है उसका एजुडिकेशन करना वो किसका काम है, जुडिशियल फंक्शन है. वो यहाँ पर जो पार्लियामेंट है वो अपनी पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता है. स्वर्ण सिंह केस की अगर बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया था कि जो यूपी का गवर्नर है जो पार्डनिंग पावर्स है ऑफ अ कन्विक्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव की पावर ही नहीं है. उन्होंने ये बोला था कि एग्जीक्यूटिव की पावर जो है वो जुडिशियल पावर एक्सरसाइज कर ही नहीं सकता, पनिशमेंट दे ही नहीं सकता. तो यहाँ पर एक तरह से आपको जजमेंट्स भी देखने को मिल रही है जहां पर ये कहा गया है सेपरेशन ऑफ पावर शुड बी देयर. ठीक है, सो ओवरलैपिंग ऑफ पावर्स जो आपको देखने को मिलती है वो एक तरह से नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो ये जजमेंट से आपको देखने को मिलता है. नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स इन यूएसए. यूएसए में आपको क्या फर्क देखने को मिलता है. सो फाउंडेशन ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर स्ट्रिक्टली अडॉप्ट किया गया है. कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स दैट आर रिलेटेड विद सेपरेशन ऑफ पावर, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, जहां पर लेजिस्लेटिव पावर इन कांग्रेस की बात करेगी, एग्जीक्यूटिव पावर की बात करेगी और जुडिशियल पावर की बात की गई. तो इट प्रिवेंट्स टायरेनिकल गवर्नमेंट. ऑब्वियसली बात है यहाँ पर अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट ना हो जाए, इसलिए आपको सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलती है. और चेक्स एंड बैलेंसेस का भी सिस्टम यहाँ पर मेंटेन कर रखा है. बैलेंस पावर बिटवीन ऑल द ब्रांचेस एंड प्रिवेंट्स एनी ऑर्गन बिकमिंग सुप्रीम. कोई भी ऑर्गन सुप्रीम ना बन जाए, इसीलिए यहाँ पर आपको ये चीजें देखने को मिलती हैं. नाउ पार्लियामेंट्री सिस्टम की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं फ्यूजन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स आपको देखने को मिलते हैं. देखो यूएसए में आपको ट्रू सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर हमारे ट्रू सेपरेशन ऑफ पावर नहीं एग्जिस्ट करती है. क्यों? क्योंकि लेजिस्लेचर से ही एग्जीक्यूटिव बनता है ना. तो लेजिस्लेचर में जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो ही एग्जीक्यूटिव बनाते हैं. तो एज सच ट्रू सेपरेशन ऑफ पावर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में आपको नहीं देखने को मिलती है. यूएसए में लेकिन ऐसा नहीं है, वहां पर ट्रू सेपरेशन ऑफ पावर एग्जिस्ट करती है. ठीक है, इसीलिए यूएसए को क्या कहा जाता है, ट्रूली फेडरल. ठीक है, लेकिन हमारे इंडिया को क्या कहा जाता है, क्वाजी फेडरल इन नेचर. राइट, तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट इज ड्रॉन फ्रॉम एंड अकाउंटेबल टू द असेंबली.
ना मेरिट्स क्या है, इफेक्टिव गवर्नमेंट आपको देखने को मिलती है, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर पे एक तरह से कॉन्फिडेंस पे काम करता है, तो इसीलिए आप कह सकते हैं एक तरह से हार्मनी बनी रहती है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव है वो किसको रिस्पॉन्सिबल है, लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल है। यूएसए में ऐसा नहीं है, तो एक तरह से आप कह सकते हैं स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। डाइवर्स एग्जीक्यूटिव, अब क्योंकि यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मतलब जो लेजिस्लेचर वाले लोग हैं वो ही रिप्रेजेंट करते हैं कहाँ पर, एग्जीक्यूटिव में, तो डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। तो ये सारे मेरिट्स हो गए। डीमेरिट्स की अगर बात करते हैं, सबसे पहले रिस्क ऑफ इलेक्टेड डिक्टेटरशिप। अब इससे होता क्या है कि जो इलेक्टेड होके आए हैं वो ही एक्चुअली एग्जीक्यूटिव का पार्ट बन जाते हैं, और एग्जीक्यूटिव बिंग पावरफुल, वहां पर उनके पास पावर एग्जिस्ट करती है, तो वो पावर क्या कर सकती है, उसको करप्ट कर सकती है, राइट। नेक्स्ट, पॉलिसी पैरालिसिस आपको देखने को मिलता है। अब वीक रूलिंग पार्टी है, अनस्टेबल कोalition, वो हिंडर करता है पॉलिसी मेकिंग में और एफिशिएंसी में। ऐसे ही अडॉप्शन इन सर्टेन कंटेक्स्ट की अगर बात करते हैं, फेमिलियरिटी विद सिस्टम एट द प्रोविंशियल लेवल, राइट। सो दीज आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ हैविंग अ सेपरेशन ऑफ पावर, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डिबेट ऑन प्रेसिडेंशियल सिस्टम इन इंडिया। ना देखिए, एज सच जब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बहुत सारे लोग ऐसा थे जो कह रहे थे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को छोड़ के हमें किसमें मूव कर देना चाहिए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में मूव कर देना चाहिए। तो आप देख सकते हैं रीजंस क्या क्या है। सबसे पहला, लैक ऑफ जेन्युइन सेपरेशन ऑफ पावर। एज आई टोल्ड यू, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या देखने को मिलता है, ट्रू सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में आपको ट्रू सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलती है। इट इंश्योर्स डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग प्रॉपर्ली हो सकती है। एड्रेस कर सकती है गवर्नेंस चैलेंजेस, क्योंकि यहाँ पर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जिसकी वजह से पॉलिसी पैरालिसिस होता है। तो आप देख सकते हैं एक तरह से डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग और एफिशिएंट गवर्नेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिक्स टर्म्स आपको देखने को मिलती है, बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन होता है। इमरजेंसी कंसर्न्स, इवन पार्लियामेंट्री सिस्टम कैन बिकम ऑटोक्रेटिक, पार्लियामेंट्री सिस्टम भी तो ऑटोक्रेटिक बन सकते हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं ये रीजन है क्यों हमें प्रेसिडेंसी सिस्टम को अडॉप्ट कर लेना चाहिए। रीजन अगेंस्ट, क्या क्या अगेंस्ट है, सबसे पहले रिस्क ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रलाइज अथॉरिटी हो जाएगी, क्योंकि अगर हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं उसके पास बहुत ज्यादा पावर्स आपको यूएसए में देखने को मिलती है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एक तरह से अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगी। दूसरी, पार्लियामेंट्री सिस्टम एज अ बेसिक स्ट्रक्चर। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने किस में डाल रखा है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में डाल रखा है, तो वहां पर भी आपको दिक्कतें देखने को मिलती हैं। पोटेंशियल फॉर स्टेलमेट्स, so majority needed at both the levels to avoid a deadlock। तो आपको बेसिकली क्या चाहिए, दोनों जगह यहाँ पर मेजोरिटी चाहिए। दूसरा, डाइवर्सिटी एंड कंसेंसस। अब देखो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो वहां पर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करते हैं तो वहां पर आपको लैक ऑफ डाइवर्सिटी देखने को मिलता है, डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट, इंक्लूजन ऑफ आउटसाइड टैलेंट। Now figures like C.D. Deshmukh and Manmohan Singh brought it and outside experts यहाँ पर हम utilize कर सकते हैं। And last, implications for the states, presidential shift require changes at state levels too, ठीक है। तो इसलिए ये risks आपको देखने को मिलते हैं of the presidential system। Again important है, आपको बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स दोनों ही पता होने चाहिए, ठीक है। तो टॉपिक इतना बड़ा नहीं था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से आपको देखने को मिलते हैं। सो दीज आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड ऑन सेपरेशन ऑफ पावर। सो आप पहला देख सकते हैं, डू यू थिंक दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, रादर इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, एक्सप्लेन। तो बेसिकली जो ओवरलैपिंग पावर्स है वही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम द रेजोल्यूशन ऑफ कंटेंशियस इशू रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स by the courts, principle of federal supremacy and harmonious construction have been emerged, explain। Judicial legislation is antithetical to the doctrine of separation of power as envisaged in the Indian constitution. In this context, justify the filing of large number of public interest petitions praying for the issues। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट, अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपसे चेक्स एंड बैलेंसेस की बात की गई है। एज आई टोल्ड यू, उन्होंने बोला है स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर हमारे यहाँ पर नहीं है, रादर यहाँ पर ज्यादा प्रिंसिपल जो प्रोमिनेंट है वो चेक्स एंड बैलेंसेस का है ना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो ओवरलैपिंग पावर्स आपको देखने को मिलती हैं वो एक्चुअली में क्या बन जाती हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस बन जाती हैं दूसरे ऑर्गन्स पे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, इट एडवोकेट्स फॉर इंडिपेंडेंट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ना लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव की अगर बात करते हैं तो प्रेसिडेंट की जो पावर है समन करने की, डिसॉल्व करने की पार्लियामेंट, तो एक तरह से ये क्या आपको देखने को मिलती है, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स दोनों मर्ज हो रही हैं। दूसरा, पार्लियामेंट्स पावर टू इम्पीच प्रेसिडेंट आपको आर्टिकल 61 में देखने को मिलता है। तो बेसिकली यहाँ पर लेजिस्लेटिव किसको काउंटर बना देता है, एग्जीक्यूटिव को काउंटर बना देता है।
एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी की बात करते हैं तो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस बाय द एग्जेक्टिव, आर्टिकल 124 एंड 217। जुडिशरीज पावर टू जुडिशियल रिव्यू, ये आपको कहां पर देखने को मिलता है? आर्टिकल 13 में देखने को मिलता है। लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी की बात करते हैं तो पार्लियामेंट्स पावर टू रिमूव द जजेस, हम ये सब पढ़ के आए हैं, ठीक है। अभी हमने जो ओवरलैपिंग पावर्स पढ़ी है इसी में आपको यही क्वेश्चन में सारी ये चीजें ही लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो वहां पर फेडरल सुप्रीमेसी और हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन इन इंडियन फेडरल सिस्टम की बात रखी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वाजी फेडरल इन नेचर है, ट्रू फेडरलिज्म यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ज्यादा पावर्स हैं एज कंपेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट। ना प्रिंसिपल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी की अगर बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। अब क्योंकि सुप्रीमेसी की बात की गई है तो मतलब ऐसे फीचर्स आपको बताने हैं जो एक्चुअली में हमारे फेडरल कैरेक्टर को शो करते हैं, है ना। अब फेडरल कैरेक्टर को शो करते हैं, पहला कौन सा हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स इन द 7th शेड्यूल। तो 7th शेड्यूल में आपको सेपरेशन ऑफ पावर्स ट्रूली मेजर करती हुई दिखती है, जहां पर आपको यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट देखने को मिलती है, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल 246 की बात करते हैं तो यूनियन लॉ प्रिवेल्स इन कॉन्करेंट लिस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्करेंट लिस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स में आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर जो यूनियन लॉ है वो प्रिवेल करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एग्जांपल आपको टीका राम जी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, व्हिच अपहेल्ड यूनियन लॉ ओवर स्टेट लॉ इन एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। तो इन एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में किसका लॉ प्रिवेल करेगा? यूनियन लॉ प्रिवेल करेगा। तो यहाँ पर क्या दे रखा है? फेडरल सुप्रीमेसी, यूनियन की सुप्रीमेसी दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दे दिए जहां पर फेडरल सुप्रीमेसी की बात की गई है। दूसरा है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। ना हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन की अगर बात करते हैं तो जुडिशियल अप्रोच टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। देखो जो जुडिशरी है वो जब भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं यूनियन और स्टेट में तो यहाँ पर रेजोल्यूशन कौन करता है? इट इज द जुडिशरी, एंड वो एक बैलेंस बना के मेंटेन करके रखता है। तो एक तरह से हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन की भी बात कर रखी है। दूसरा अगर हम बात करते हैं एंश्योर्स कोएग्जिस्टेंस एंड हार्मोनियस फंक्शनिंग ऑफ लॉ। एग्जांपल देख लेते हैं स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस जी चावला। आपको देखने को मिलता है अलाउड कोएग्जिस्टेंस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एंड राजस्थान पब्लिक सर्वेंट्स एक्ट। तो बेसिकली यहाँ पर स्टेट एक्ट को और एक यूनियन एक्ट दोनों को ही बैलेंस आउट करने की बात की गई थी। तो जुडिशरी कैसा रोल प्ले करती है? एक हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का, जिससे कि यूनियन और सेंट्रल लॉज दोनों ही प्रिवेल। क्लैरिटी है? नेक्स्ट हम कंक्लूजन देखते हैं। तो डॉक्ट्रिन प्रमोट्स रेजोल्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन इश्यूज एंड एनहांस हार्मनी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है उसकी हार्मनी को मेंटेन करने के लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है। कुछ एग्जांपल्स आपको फेडरल सुप्रीमेसी के देने और कुछ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जुडिशियल लेजिस्लेशन एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स इन इंडिया। ना अगर हम डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं तो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं जुडिशियल इंटरवेंशन, जिसको हम जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। तो जुडिशियल एक्टिविज्म बेसिकली क्या है? जब वो एक्टिव रोल, एक प्रोएक्टिव रोल निभाता है, जब उसको लगता है कि जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, वो अपना काम फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो जुडिशरी एक स्टेप अहेड जाता है। तो वो सेपरेशन ऑफ पावर से एक तरह से क्या कर लेता है? अपना मुंह मोड़ लेता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रिस्पॉन्स टू एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव इंटरेक्शंस, लार्ज वॉल्यूम ऑफ पीआईएल्स, जो पीआईएल्स आपको देखने को मिल रही हैं वो एक्चुअली में क्या है? इट इज जुडिशियल एक्टिविज्म ओनली। इट इज ओवरस्टेपिंग द लाइन इट क्रॉसेस, ये क्रॉस कर लेता है अपनी लाइन को। क्यों? क्योंकि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक्चुअली में अपना काम नहीं कर रहे हैं। जैसे आपको विशाखा केस देखने को मिलता है। सो गाइडलाइंस फॉर एड्रेसिंग वर्कप्लेस सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दैट इज एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये इमर्ज करता है 1980s में। इट रिलैक्स्ड रूल्स ऑफ लोकल स्टैंडर्ड। एग्जांपल बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आपको लैंडमार्क केस देखने को मिलता है। जुडिशियल गाइडलाइंस एंड डायरेक्टिव्स क्या है? इशूड इन पीआईएल केसेस फॉर एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी। बेसिकली यहाँ पर जुडिशरी क्या करती है? एक एक्टिव रोल निभाती है। जो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव अपना काम नहीं करते हैं उनको अकाउंटेबल क्रिएट करती है, ठीक है। एरियाज इंक्लूड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, जैसे एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस देखने को मिलता है। बैलेंसिंग एक्ट क्या है? इट इनहांसेस डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, अलाउज जुडिशियल रिव्यू, जुडिशरी रिव्यू ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एक्शन। जैसे कि आप देख सकते हैं कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल फंडिंग की बात की गई है। तो एक तरह से जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो एक अच्छी बात भी है, क्योंकि ये दोनों ही डिपार्टमेंट्स को, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को क्या बना देता है? अकाउंटेबल बना देता है। तो हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉजिटिव्स की बात करी है, क्योंकि आपसे पूछा गया है दी जुडिशियल लेजिस्लेशन एंड सेपरेशन ऑफ पावर, वो कैसे कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं, ठीक है। सो आप देख सकते हैं जो जुडिशियल लेजिस्लेशन है इट एड्स इन अपहोल्डिंग द राइट्स एंड एड्रेसिंग द सोशल इश्यूज। तो फंडामेंटल राइट्स को, इंडिविजुअल राइट्स को बचाने के लिए और सिटीजन के काम करने के लिए यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है वो थोड़ी डैमेज होती हैं, लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म एक अच्छा की रोल निभाता है। क्लैरिटी है, ठीक है। तो 3 ही क्वेश्चंस है। अगेन
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चंस को कोशिश कीजिए एक बारी दोबारा अपनी पीडीएफ से रीड करने के लिए, क्योंकि वहां पर आपको डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रखी है, राइट। So these were the three questions that we have discussed. Now what you can do, जैसे ही आप ये सेशन कंप्लीट करेंगे उसके बाद प्लीज डू डाउनलोड द पीडीएफ फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल। वहां पर आपको पूरी की पूरी पीडीएफ दे रखी है, वहां से आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। इवन द PYQs आर सॉल्व्ड इन अ मैनर जहां पर इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन आपको दे रखा है, जिससे कि आपको थीम्स पता चल जाएंगी कि कहाँ से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। So this was it from my side. I hope you like the lecture. Thank you very much.